ये लोग ऐसे सामने रखते हैं, तो उस टाइम कई बार हमारे कुछ क्वेश्चंस नहीं होते। तो आज आपको उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि कितना लीगली आज हम वर्क कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री कितना लीगली आज परफॉर्म कर रही है। तो ये पूरा आज कह सकता हूं मैं आपको, जो एक अर्क आज के सेशन में आपको मिलने वाला है, जो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, आई कैन से ग्रेट स्पीकर आके इसको एड्रेस करने वाले हैं, और वो कौन है उसके बारे में बताऊंगा मैं, और आप भी उनके बारे में आपने पोस्टर वीडियो से जान ही लिया होगा। पर यस, मैं देख पा रहा हूं हमारे काफी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई रह गया हो आपकी टीम में से जिसने रजिस्टर किया, प्लीज उसको एक मैसेज डालें और बोलें। हमारी जल्दबाजी में या हमारी कह सकते हैं प्रॉपर ध्यान ना देने की वजह से, या कई सारे तरीकों की वजह से वो एक पॉइंट रह जाता है। तो उस एक वर्ड या एक पॉइंट भी आपका ना रहे, तो मैं चाहूंगा आपकी जो जो टीम आज कनेक्ट होती है उसको प्लीज एक रिमाइंडर दे दें, जिसने रजिस्टर किया था, और रेडी हो जाएं अगले 2 घंटे के लिए। यस, अगले 2 घंटे के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये 2 घंटे एक्चुअली आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है ना, जो 2 घंटे का, ये एक्चुअली आपका कह सकते हैं थॉट चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कह दूं मैं आपको, या आपका विजन क्रिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम कह दूं, जहां आपको अपना आपको अपने आप का एक विजन दिखेगा। या मैं ये कह दूं आपको कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली आपका माइंडसेट बदल देगा इस इंडस्ट्री के मीटिंग टूवर्ड्स। चालू तो છે ये जो आज का सेशन होने वाला है, मैं कह रहा हूं आपको, बता रहा हूं, ये बहुत बेहतरीन होने वाला है, जिसको मैंने खुद बहुत एक अच्छा अमाउंट पे करके पूरे दिन का ट्रेनिंग लिया था। और उसको सुनने के बाद जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो भी बहुत अलग लेवल पे चेंज हुआ, और मुझे लगा कि ये मेरे जितने भी इंडस्ट्री के ईबाइटन के परिवार के लोग हैं, इन सब तक ये पहुंचना चाहिए। और सागर सर हमेशा सपोर्ट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। उनका ये मानना है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सीखना जरूरी है। इसीलिए सर हमेशा हर मौके पे या हर समय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बहुत तवज्जो देते हैं और बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं कि ट्रेनिंग लेना मस्ट है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत मैक्सिमम पार्टिसिपेट्स कनेक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया आज के इस स्पेशल वेबिनार के लिए। सो अगेन, लेट्स वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स। और मेरे साथ मेरी आज एक को स्पीकर आ रही हैं, मिसेस दलजीत कौर। सो मैम, इफ यू आर विद मी, सो प्लीज जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो। Okay, yes. So, first of all, I would like to welcome my co-speaker, Mrs. Daljit Kaur. So, welcome, Daljit ji. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सबको। प्रति का वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर बार हम एक नई चीज लेकर आ रहे हैं। आज हम वो चीज लेकर आ रहे हैं जिसको लेकर सबके दिमाग में बहुत सारी शक या बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, जो आज क्लियर होने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती को लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी और आपके सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही मशहूर और प्रभावशाली इंसान है, मिस्टर राहुल सुदन। ये डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के एडिटर इन चीफ हैं, जो इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स, इंसाइट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करते हैं। इनका 22 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक इनवैल्यूएबल एसेट है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये फेडरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। यहाँ ये पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क के लिए काम करते हैं ताकि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो। राहुल जी डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव के कन्वीनर हैं, जहां पूरी इंडस्ट्री के लीडर्स मिलकर फ्यूचर स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। साथ ही ये डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी के प्रिंसिपल ट्रेनर भी हैं, जहां ये नए एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स, एथिक्स और बेस्ट प्रैक्टिस की शिकत भी करते हैं। इनका कंसल्टेंसी फर्म भी है, और ये
बहुत सारे आज हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए। अभी मैं बुलाने जा रही हूँ आज के हमारे स्पीकर राहुल सुदन जी को। सर प्लीज वेलकम सर। सर प्लीज वेलकम सर। दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर, यस तालियों से स्वागत कीजिए राहुल सुदन जी का। આપણે બેઠા હતા અહીંયા So please have a seat, sir. So over to you, Pratik. अभी राहुल जी का यस स्वागत। यस सर। Yes, welcome sir. Actually, our I can say जो हमारी पूरी community है, they are eagerly waiting for you from past 5 days. The time you just आप जो हमारे boot camp के as a chief guest वहां पे आए, so everyone is so excited for your 2 hour session because आज जब डायरेक्ट सेलिंग की खासकर ट्रेनिंग की बात आती है तो आई बिलीव एज अ स्पीकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलता है ट्रेनिंग और मोटिवेशन का। और पर्सनली मैं अपने पूरे पार्टिसिपेट्स को बताना चाहूंगा द टाइम आई अटेंडेड द ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर राहुल सुदन सर, यहाँ सिर्फ जो राइट नॉलेज वाली ट्रेनिंग मिली, आई बिलीव इस इंडस्ट्री में उस लेवल का जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो मुझे अभी तक नहीं दिखा। और मतलब जबरदस्त सर। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको सुनने के लिए लोग आए हैं, तो मैंने एक बार चैट बॉक्स ओपन किया है। क्या हम एक बार राहुल सुदान सर का हमारे ई बायोटूरियम के स्टेज पे प्रॉपर तरीके से वेलकम कर सकते हैं? तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स ओपन है और हम वेलकम करेंगे आज के हमारे स्पीकर का। यस, सो सर आई बिलीव पीपल आर। यस मैम। प्रतीक एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज की शाम के लिए, जब राहुल सर हमें एडवाइस कर रहे हैं, हमें ट्रेन कर रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, वो प्लीज अपने क्वेश्चंस ना छोड़े बिकॉज उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। आफ्टर द सेशन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। देखिए मुझे तो लगता है जब सर का 2 घंटे का सेशन होगा तो क्वेश्चन तो रहेंगे नहीं। स्टिल आई विल क्लोज द चैट बॉक्स। So again, Rahul sir, thank you so much. First of all, welcome to the platform of eBiotorium. And I believe there are many people who are there and eagerly waiting to take maximum knowledge from you. So now the stage is yours, sir. Welcome. Thank you so much, Pradeep. Thank you, ma'am, for inviting me today. नमस्कार दोस्तों, इट्स बिन अ प्लेजर आप लोगों से बात करने का। सो जैसे प्रतीक ने कहा है, जैसे मैम ने कहा है, सो आई शेयर सम एक्सपीरियंसेस। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो इस इंडस्ट्री के रहे और कैसे मैंने काम इंडस्ट्री में की है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अब जनरली आपने देखा है कि जैसे कि आई एम नॉट अ ट्रेनर पर से, अ ट्रेनर यू नो, सो द बेटर स्किल जो मुझे आता है, जो बेटर बात करने का तरीका है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स कोई पूछता है तो उससे बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो पहले मैं अपने बारे में जो मैं टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। सो कैन आई हैव द प्रेजेंटेशन नाउ? ओके। दोस्तों आज की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो मेरे पूरे 25 साल का निचोड़ है। 25 साल में मैंने काफी सारे अलग अलग रोल प्ले किए, डायरेक्ट सेलर का, लीडर का, कॉर्पोरेट हेड का, ट्रेनर का, रेगुलेटरी असाइड का। तो आज जो मेरे को बेसिक प्रॉब्लम आई थी एज अ डायरेक्ट सेलर, मैं वहां से अपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम आगे जो करंट सिनेरियो है लीगल का उसको डिस्कस करेंगे। नो वेलकम कि आपने आज अपना पहला स्टेप लिया, आज आप डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट ईच एवरी वन ऑफ यू जो आज इस क्लास में आए हैं। मुझे पता है कि टाइम काफी लेट है और आप में से काफी लोग बिजी होंगे, बट आप में जो भी आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। 5 चीजें थी जो मुझे तंग करती थी जब मैं डायरेक्ट सेलिंग करता था, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पहली प्रॉब्लम आई जब मुझे ये समझ में आया कि मैं लोगों को लेके कैसे आऊं। क्या मैं उनको सच बोलूं या एक कहानी सुना के लेकर आऊं? दूसरी मेरा जो क्वेश्चन था, जो दूसरी मेरे को प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि जब मेरी टीम में कोई गांव से आता था या देहात से काम करता था या कोई लेडीज होती थी जो घर पे बैठ के काम करती थी, तो मैं उनको कैसे बताऊं कि आपको सेल्स करनी है और आपको सेल्स स्किल आना चाहिए।
मैं बैकग्राउंड इंजीनियर था, मेरा बैकग्राउंड है और इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट था, एमबीए हूँ, तो मुझे सेल्स करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर मेरी टीम को ये चैलेंज आ रहा था कि हर कोई सेल्स पर्सन नहीं होता बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अब उन दिनों में भी काफी सारी कंपनीज ना गलत प्रलोभन देके, गलत ऑफर्स देके बंद हो जाती थी, तो उसके बाद जो हार्ड एंड मनी था या लोगों का जो करियर था वो दाव पे लग जाता था। तो ये कैसे पता चले कि असली कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी कैसे उसको पहचानी जाए? चौथा क्वेश्चन, सरकार हमारे लिए क्या करती है? अब उस टाइम पे इंजीनियर था, जॉब करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, जॉब छोड़ के जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की तो लगता था कि इसको करियर बना सकते, नहीं बना सकते। आज ये क्वेश्चन नहीं है, आज आप लोग इसको बड़े आराम से करियर बना सकते हैं, पर 25 साल पहले ये बड़ा क्वेश्चन था कि क्या इसको करियर लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। और पांचवा, लोगों को कैसे बताऊं कि मैं करता क्या हूं, क्योंकि जब मैं अच्छा नेटवर्कर बन गया, अच्छा डायरेक्ट सेलर बन गया, तो मैं लोगों को जो अपना कम्युनिकेशन होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। अगर आपको इन पांचों में से कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपके साथ आइडेंटिफाई करता है, कोई एक भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करता है, तो आप चैट बॉक्स में हाई लिख सकते हैं। आज इस सेशन का शुरुआत करते हैं एक बड़े पेनफुल एरिया से, जिसको हम कहता हूं कि हम हैं कौन, हमारी पहचान क्या है, हमें लोग किस नाम से जानते हैं, या खुद हमारी कंपनीज किस नाम से जानती है। जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि हाँ मैं हूं कौन, तो मुझे तब पता चला था कि डायरेक्ट सेलर होने में और पहचान होने में बड़ी कंफ्यूजन है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को छुपा लेते थे कि हम डायरेक्ट सेलर हैं या हम लीडर हैं। कोई हेल्थ एंटरप्रेन्योर कहता था, कोई कहता था कि वो वेलनेस फ्रेंचाइजी ओनर है। काफी साल हमने इस दौरान निकाले हैं जिसमें ये नहीं पता चल सका कि हम कौन हैं। जब सरकार ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया और 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, तो पहली बार ये क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलर एक लीगल एंटिटी है। मैं सरकार के पास जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि हाँ मैं डायरेक्ट सेलर हूं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये डायरेक्ट सेलिंग का लॉ में डायरेक्ट सेलर की ही प्रोमिनेंस की वजह से लॉ बना है। तो पहली बार हमें पहचान मिली कि हम कौन है, हम खुल के बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्टेप था जिसने इस कॉन्फिडेंस को, इस बिजनेस को डबल बूस्ट दे दिया है। अगर आप मुझसे पूछें तो शायद आने वाले टाइम में 5 साल में शायद ये बिजनेस डबल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलर की पहचान है। हम सरकार के पास जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट लेके जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है जो 2021 के रूल्स के बाद आया। ये क्वेश्चन जनरली तंग कब करता था, जब हमसे कोई कहता था कि आप के पास कोई आता था, आपका रिश्तेदार आता था कि मेरा बेटा आपके साथ बिजनेस करना चाहता है या मेरी बेटी आपके साथ करियर बन सकता है उसका। हम उनको कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाते थे क्योंकि हमें पता होता था एज ए डायरेक्ट सेलर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बट आज ये क्वेश्चन नहीं है। दुकान में काम करे थे। आज ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम कौन है। हम एक डायरेक्ट सेलर है जो एक लीगल एंटिटी है। अगर आज आप ये पहचाने तो ये जो इमेजेस हैं, एक जिसको हम कहते हैं एलियन की इमेज और एक डायरेक्ट सेलर की इमेज, तो लोग ये मजाक उड़ाते थे आज से 5 साल 10 साल पहले कि एलियन को भी सरकार पहचान लेती है पर हमारे को नहीं पहचानती। लोग कहते थे कि जादू जो कैरेक्टर है उसको पहचानना आसान है, डायरेक्ट सेलर को पहचानना आसान नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात को देख के कि जिसको, और हैरानी की बात तो ये थी कि सरकार भी एलियन को पहचान लेती थी और डायरेक्ट सेलर को नहीं पहचानती। और जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा उसके बारे में सब कुछ था। जो रोज काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं था। तो ये जब लॉ आने के बाद चीजें क्लियर हुई हैं, तभी हमें लगता है कि अब जो आने वाला टाइम है वो इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है और इस बिजनेस को डबल कर सकता है। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एक हमारे में प्रॉब्लम क्या थी कि एक हमें ये नहीं पता था कि हम हैं क्या, और दूसरा जब हम अपने नंबर्स की बात करते थे सरकार के आगे तो भी हम कम बात करते थे। इस देश की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है, और हम अगर समझें तो मोटा मोटी हम 150 करोड़ के आसपास लोग होंगे। अब जब हम सरकार के पास जाते थे तो हम ये कहते थे हम इस देश की जनसंख्या का 1% के आसपास के लोग हैं, और हमारी जो वैल्यू थी वो कई बार हमें ऐसा लगता था कि शायद जो गिग इकोनॉमी वाले लोग हैं या स्विगी जोमेटो या ओला वाले लोग हैं शायद उनसे भी कम है, क्योंकि उनको बात करने का तरीका आया। वो लोग सरकार को जाके ये कहते हैं कि जो काम करने वाला सेगमेंट है हिंदुस्तान का, उसके ये 3% के हिस्सेदार हैं।
आखिरी एवा था क्या असल में काम जो होता है वो खेती का, नॉन खेती का होता है, नॉन एग्रीकल्चर का होता है। अब जो नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस है उसके अंदर हम करीबन 6.7% है, करीबन 6.25% के आसपास। यानी आप अगर देखें तो हम आईटी सेक्टर से ज्यादा लोग एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग में है। ये चीज जो है ये आज कॉन्फिडेंस दिलाती है कि ये कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा हो सकता है, कि हमारी जो प्रोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा है, हम उनमें से नहीं है जो कहीं छुप के बैठे हुए हैं। ये चीज आप लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन में और अपने हर बिजनेस प्लान दिखाते समय या अपने प्रोस्पेक्ट को प्रोडक्ट पिच करते समय ये चीज दिखानी चाहिए आपको कि हम इस इकोनॉमी का बहुत मेजर हिस्सा हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे और टर्नओवर को डबल होने का पूरा पूरा चांस है। एक चीज जो आपको और समझनी पड़ेगी कि सरकार हमें लीगल कैसे करती है, क्योंकि वो हमें एक शब्द देती है जिसके कहते हैं कि हम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा एक टर्म्स एंड कंडीशन आप टिक करते हैं और ई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, कई जगह रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, इसमें अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता, इसमें सिर्फ आप और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट होता है। ये एक लीगल पोजीशन है जो गवर्नमेंट ने हमें दी है। इसके चलते आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी एज ए डायरेक्ट सेलर, आपकी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। अगर सीधे साधे शब्दों में समझा जाए तो आप एम्प्लॉय बिजनेस पार्टनर होते हैं कंपनी के, आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है, आप और कंपनी को अलग अलग एंटिटी माना जाता है, और अगर आप दोनों को प्रॉफिट शेयर करते हैं लोग, तो आपको अगर कोई गलत जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भी है। कल को अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट को मिस डैमेज करते हैं या आप उस प्रोडक्ट को एक्सपायरी होने के बाद सेल करते हैं या वो प्रोडक्ट फटा हो जाता है और आप कुछ कस्टमर को गलत मिसगाइड करते हैं तो आप भी इस पे लायबल होते हैं। मैम ने मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया, आई जस्ट क्विकली रन थ्रू अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। वैसे मैम ने काफी कुछ बता चुके हैं मेरे बारे में, एंड आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। आई एम एन एडिटर फॉर डायरेक्ट सेलिंग टुडे, और मैंने काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑलरेडी ट्रेनिंग कंडक्ट की हुई है, वर्क विद लॉट ऑफ कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी काम किया है। साथ ही मैं कीनोट स्पीकर रहा हूँ गवर्नमेंट के इवेंट्स में, जहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम जाके इंडस्ट्री के बारे में पिच करते हैं, इंडस्ट्री की वैल्यू बताते हैं और इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं वहां बताते हैं, ताकि धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री के लॉस बन सकें। उसी इंडस्ट्री की पॉजिटिविटी लाने के लिए वी रन अ मैगजीन ऑल्सो, और उसी के साथ हम उसका पॉडकास्ट रन करते हैं और उसी के साथ उसके न्यूज़लेटर्स रन करते हैं, अवार्ड प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिससे इस इंडस्ट्री की वैल्यू जाती है। इस साल से हम इसका एक इंडस्ट्री की रिपोर्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से इंडस्ट्री का जो डेटा है करंट वो रिलीज किया जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द प्रेजेंटेशन नाउ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये पहले जो चार्ट बताया था कि ये आपको समझ सबको आना चाहिए कि आप कोई भी अच्छी कंपनी या बुरी कंपनी कैसे पहचानेंगे। ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स का एक ही क्वेश्चन आता है कि सर मैं जब किसी को प्लान दिखा रहा होता हूं तो मुझे ये नहीं पता चलता कि वो अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है। वो आके कंपेयर करता है कि सर वो 50% बांट रहा है, कोई 60 बांट रहा है, कोई 40 बांट रहा है, कोई 35 बांट रहा है, वो इसके साथ लेवल इनकम देता है, कोई रिवॉर्ड दे रहा है, कोई बोनस दे रहा है, कोई ट्रिप दे रहा है, तो ये चीजें ठीक है या गलत है। इसको पहचानने के लिए आपको हमेशा एक चीज यूज करनी चाहिए जिसको हम कहते हैं किक चार्ट। किक चार्ट क्या है कि वो एक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर अगर एक एक्सिस पे देखें तो लिखा होता है कि इंप्लीमेंट कैसे करना है, ज्ञान कैसे लेना है और उसको रोजमर्रा की जिंदगी में आपको लाना कैसे है। ये क्वेश्चन कंपनी के लेवल पे होता है कि आप कंपनी कैसे पहचानते हैं, बट एज अ डायरेक्ट सेलर जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको समझ जाएंगे कि वो कंपनी कैसी है, आपका कंपटीशन किसके साथ है। जो सबसे जल्दी कंपनीज जो बंद होती हैं वो उस कैटेगरी की आती हैं जिनको ना पता होता है कि लीगल क्या करना है और ना ही वो उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। प्रोडक्ट गलत होते हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारे लेबल लग जाते हैं, कोई भी ट्रस्ट बैक लग जाता है, प्रोडक्ट की एमआरपी लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं होती, ई कॉमर्स के हिसाब से नहीं होती, रिफंड पॉलिसी नहीं होती, कूलिंग ऑफ नहीं होता, ऐसी कंपनियों के कस्टमर केयर नहीं होते। तो ये कंपनी छोटी छोटी कंपनियां अलग अलग जगह पे खुल जाती हैं जहां पे खुलने से इनको प्रॉब्लम आती है और ये 6-8 महीने 10 महीने बंद हो जाती हैं, तो ये बहुत तंग करती हैं, हमारी इंडस्ट्री का नाम खराब करती हैं। मैं ये बात आपको किस लिए बताना जा रहा हूं, क्योंकि अब जैसे इंडस्ट्री ठीक होती जा रही है और लॉ स्ट्रिक्ट होता जा रहा है तो काफी सारी कंपनियां अब बंद हो रही हैं क्योंकि वो इस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। कुछ सीरियस प्लेयर्स ही होंगे जो इस लॉ को इंप्लीमेंट कर। दूसरी तरह की कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो जिनको हम फ्रेम कैटेगरी कहते हैं, जो सब कुछ सीखती हैं पर इंप्लीमेंट स्लोली करती हैं या नहीं करती हैं। तीसरी कैटेगरी वो होती है कंपनीज की जो इंप्लीमेंट करती हैं
लेकिन पता नहीं होता, तो वो सब कुछ सीखती रहती हैं और करती रहती हैं। जैसे जैसे लॉ बदलता है, कभी केरल का लॉ आता है, वेस्ट बंगाल का लॉ आता है, तो उसको आप सीखते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। चौथी जो एरिया है जिसको फेयर एरिया कहते हैं, वो एरिया ऐसा है जहां पे आप हाई लीगली प्रोसेसेस बनाते हैं, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके एसओपीज होते हैं हर डिपार्टमेंट के। ये कंपनी जो होती हैं ये विजन के साथ काम करती हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग में करियर और फ्यूचर की बात करती हैं। नाउ सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर्स के दौरान विल शेयर अ बोनस विद यू, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी के लिए एक बोनस आप हमसे लेके जा सकते हैं। तो आप में से जितने भी लोग होंगे लास्ट में आप वो रुक सकते हैं और हम आपको वो सेशन देंगे। आप कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि ये तीन चीजें जो इस बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो एक आम भाषा में इस तरीके से समझाया जाता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर से कस्टमर को माल दे रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग में सीधा कस्टमर को माल दे रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है ये समझाने में अच्छी है, बट आपको ये डेफिनेशन के अलावा आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्टिविटी भी करते हैं जिससे सेल होता है। कोई भी डेफिनेशन, कोई भी काम आपका पूरा नहीं है। तो आप कैसी कंपनी पूछे तो आपने यही कहना है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो प्रोडक्ट या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो टर्म है, या घर घर जाके बेचने वाला जो टर्म है, या ऑनलाइन बेचने वाला टर्म है, ये टर्म इस्तेमाल नहीं करने। आपने यही इस्तेमाल करना है कि आपने मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जो सेल है वो आप करते हैं। इसका मैं आपको एक शब्द और का कि मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर कोई अगर आपसे कहता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग इलीगल है या मल्टी लेवल मार्केटिंग हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, तो आपको उनको ये कहना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो टेक्निक है वो अलाउड है, जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में जो पहले भ्रांतियां थी कि वो बैन है या इलीगल है, वो सब चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक टेक्निक माना गया है जो एज अ डायरेक्ट सेलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप जिस तरीके की कंपनी में काम कर रहे हैं को देती है। ये बेनिफिट आता है जब आप किसी कंपटीशन के साथ पिच करते हैं या किसी और कंपनी से मिलते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे कहाँ पिच करना है और कैसे पिच करना है। साथ में जो आपके सीनियर ट्रेनर्स हैं वो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं जब अपनी ट्रेनिंग दूं या किसी सेशन में जाएं या ओपन मीटिंग में जाएं तो इन चीजों को हम कैसे कवर कर सकते हैं। ना एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो जिसमें से सबसे ज्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा शब्द है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले के जो शब्द सरकार में नहीं है और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उस शब्द को बोलने का कोई फायदा नहीं है। होता क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। सरकार बोल नहीं रही, कंपनी ने दिया नहीं, किसी टॉप लीडर ने बोल दिया, जाते जाते कस्टमर के नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और शब्द जुड़ना शुरू हो गया, तो वो ट्रेनिंग मटेरियल आते आते कस्टमर जो है या नया डायरेक्ट सेलर है जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर रखना है। कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करती है गुड्स सर्विसेज का, और वो एमएलएम की जो टेक्निक है उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, एफिलिएट मार्केटिंग का। ये भी जो एक ऐसा शब्द है जिसका कोई परिभाषा, लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आप किसी को अप्रोच करें, आप ये ना कहें कि हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ये क्लैरिटी एक्चुअली जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं ना, तो उसको लगता है कि हाँ आप आए हैं तो आप सही बात कर रहे हैं, तो वो बिजनेस को लाने में उसको हेल्प करता है ना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें पिरामिड या मनी सर्कुलेशन या उनसे बाहर रखती है। हमारे पे जो जनरली हमारी जैसी कंपनियों को, क्योंकि वो जो फ्रॉड कंपनीज हैं उनसे मिलता जुलता कई बार लगता था, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे और कई बार सरकार भी कंफ्यूज हो जाती थी। इसी के लिए ये लॉ है जिसने क्लियर कर दिया कि प्रोडक्ट के बेस में और मनी सर्कुलेशन के बेस में, कि पिरामिड में और मनी सर्कुलेशन में क्या फर्क है और एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। जो पिरामिड कंपनीज होती हैं वो पैसे को रोटेट करती हैं दो तरीके से। या तो वो कहते हैं कि आप 10,000 रुपए दे जाओ, 10% हर महीने ले जाओ,
या वो कहती हैं कि आपने अगर 10,000 रुपये दिए हैं तो आप 10 लोगों को लेकर आओ तो आपके पैसे वापस मिलेंगे, यानी पैसे से पैसे को रोटेट करती हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो जो कमीशन बांटती हैं, जो गिफ्ट देती हैं या रिवॉर्ड देती हैं, वो प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट देती हैं। ये वाला रूल थोड़ा सा और अब स्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि ये देखा गया है कि कई कंपनियां प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं ला पाती, तो अब ये एक सिस्टम आ रहा है जिसके अंदर ये पहचाना जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ मनी को घुमाने के लिए रखा गया है, पैसे को, या वो एक जेन्युइनली प्रोडक्ट है जिसमें वैल्यू फॉर मनी चीज दी जा रही है और वो फेक नहीं है, वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। इस तरह का सीरियस लॉ काफी हेल्प करेगा इस इंडस्ट्री को साफ करने में, इस इंडस्ट्री को ठीक करने में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पैसा बटे, जो सब बेनिफिट दिया जाए कस्टमर को, वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट के थ्रू दिया जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि किसी भी तरीके का क्रिप्टो, फॉरेक्स या वॉलेट एक्सचेंजेस, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन अब अलाउड नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेशन मार्केट में काफी कॉन्फिडेंटली से जारी है, जिससे काफी सारा जो प्रोडक्ट बेस्ड जो बिजनेस कर रहे थे लोग, जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स थे, उनको काफी कॉन्फिडेंस आया है। ऐसी क्लैरिटी जब सरकार आती है तो हमारा बिजनेस सबका डबल हो जाता है। आप सबने नोट किया होगा कि जनवरी के बाद सबका बिजनेस में इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। उसका रीजन यही है कि इस तरीके के लॉ के आने से काफी सारा फर्क पड़ता है। आइए बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले शुरू किया था कि जो मेरे 5 क्वेश्चन थे कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करते समय सच बोलना चाहिए या कहानी सुनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करता हूं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉर्मूला है। पूरा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस असल में इन 3 चीजों में आ जाता है कि आप किसी को इनवाइट कैसे करते हैं, आप उसको बताते क्या हैं, और अगर आप बताते हुए कुछ गलती करते हैं तो उसको आप इंप्रूव कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इनवाइट जब हम करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, जब प्लान दिखाते हैं, तो बहुत सारे मेथोडोलॉजीज हैं, सिस्टम हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक जो मैंने सीखा, जो ग्लोबली मैंने कंपनीज को स्टडी किया और जो मैंने अपने पास लागू किया था, क्या मैं सच बोल के लोगों को लेकर आऊं या कहानी बनाऊं। ये बात मैं क्यों आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो लीगल चीज है, जो कंप्लायंसेस है ना, असल में कंपनी लेवल पे जितनी है ना, उतनी ही डायरेक्ट सेलर लेवल पे है। अब एज अ डायरेक्ट सेलर आपको ये भी पता होना चाहिए आपके क्या क्या एक्शन है जो कंपनी पे इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्शन तो यही है कि हम किसको बिजनेस में लेकर आते हैं। अब जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे दोस्त ने तो मुझे यही बोला कि भाई पार्टी है, चलना है, आजा। अब वो मुझे लेके चला गया और मैंने, उसने मुझे प्लान दिखाया और प्रोडक्ट दिखाए। मुझे वो बिजनेस समझ में आया, मैंने बिजनेस कर लिया। लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि मेरे को भी ऐसे ही लोगों को लेकर आना होगा। तो मैं भी सुबह से शाम तक पार्टियों का इन्विटेशन ही दे रहा था सबको। लेकिन मेरी टीम में एक्चुअल में एक लड़का ने ज्वाइन किया। उसने कहा कि सर मैं तो बिल्कुल सच बोल के किसी को लेकर आऊंगा। अब मेरे जो 3 डायरेक्ट थे, मैंने उनका नाम ऑब्वियसली कुछ और था, मैंने यहाँ पे उनका कुछ और नाम लिखा है। तो श्याम क्या करता था कि वो हर एक को कुछ भी कहानी बना के लेकर आता था। जो राम था वो सीधी बात करता था, और सीता जो सबसे फ्रेश थी लड़की हमारे टीम में, उसकी वो सब चीजें ट्राई कर रही थी पर उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो अगर आप भी इनमें से कोई एक हैं तो जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना, कमेंट करना कि आप इनमें से कोई, अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकें इन तीनों रोल में से। नाउ श्याम जब फोन करता था तो वो कोई कहानी बना के ज्वाइन कराता था। राम का बड़ा सिंपल सा सिस्टम था। राम ये कहता था, भाई मैं राम बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो प्रोडक्ट बेचती है, साथ में उसमें टीम में सेल करने से पैसे मिलते हैं। तो ये जो कमीशन है मेरे को अपनी सेल पे भी मिलता है और टीम की सेल पे भी मिलता है। हाँ, कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये आज से करीबन 20-22 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और मैं चाहता हूं कि मैं तेरे को वो प्रोडक्ट और प्लान दिखाऊं, और अगर तुझे पसंद नहीं है तो एटलीस्ट देख के मना कर देना। सिंपल 2 लाइन में वो ये बात सबसे करता था। अब उसको जब आगे से लोग रिप्लाई करते थे, वो ये कहते थे, भाई पहला रिप्लाई ऑब्वियस था कि अच्छा भाई बता कब देखना है। दूसरा, यार मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो बताऊंगा। तो इस पे राम बड़ा अच्छा आंसर देता था, भाई हर वेडनेसडे 10 बजे फोन करूंगा, अगर तू ना करेगा तो मैं फोन रख दूंगा, फिर अगले वेडनेसडे करूंगा। तो जब तक तू हाँ नहीं करेगा मैं हर वेडनेसडे कॉल करूंगा।
तीसरा, लोग कहते थे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे। तो कहता था भाई जब पूछता रहूंगा, जब तू देख के ना कर दे, जब तूने देखना है मेरे प्रोडक्ट को और मेरे प्लान को देख के ना कर दियो। और राम और श्याम दोनों इस तरीके से काम करते रहे। इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों ये थी कि 6 महीने के बाद शायद ये एक सिनेरियो बना कि 40 में से 4 लोग राम ने ज्वाइन करे, 40 में से 4 श्याम ने कराए, और 40 में से गीता के साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आया कि जब हम राम के घर जाते थे तो उसके घर वाले ये कहते थे कि आपने मेरे बेटे को बड़ा अच्छा काम दिया। उनके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस था। वो ये कहते थे कि अच्छा, अब इसके चाचा ताया मामा भी ये कहते हैं कि ये पता। जबकि शाम के यहाँ जाते थे तो वो जो 36 लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए होते थे, तो उसकी मम्मी अपने शाम को कहाँ लगा दिए काम में। यहीं से इंडस्ट्री की पहली जो नेगेटिव परसेप्शन थी वो यहीं से बनना शुरू हो जाती है। जब हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री के बाहर नेगेटिव क्यों है ना, क्योंकि ये 36 लोग जो थे ना, जिनको हम झूठ बोल के लाए थे ना, वहीं से एक्चुअल में इंडस्ट्री की परसेप्शन शुरू हो गई। अब अकॉर्डिंगली जब हमने सोल्यूशन देखा तो ये देखा कि जो शाम की टीम थी वो हमेशा एक तरीके से लाती थी, और राम की टीम थी वो हमेशा सच बोल के लाती थी। और जो बेचारी सीता थी वो उसके यहाँ पे कोई ज्वाइन नहीं करता था। तो सीता को सबने सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, पहले अपना जो हॉट मार्केट है उसको बिल्डअप कर, अपनी ट्रस्ट मार्केट बिल्डअप कर, और साथ में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर, इस बिजनेस को पार्ट टाइम ले जा। बट अगर आप देखें कि जो इनवाइट करने का तरीका, ये जो आज से 20 साल पहले ये राम ने शुरू किया था, ये वही तरीका है जो असल में अब सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है। मैं दोबारा बोलता हूं कि सरकार भी आपसे यही एक्सपेक्ट करती है। वो ये कहती है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं, जब आप इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएं, तो आप अपनी मंशा, अपनी इच्छा और अपनी कंपनी की डिटेल्स बतानी है। आपको एक आई कार्ड लेके, और अगर आप फूड के प्रोडक्ट में डील करते हैं, एफएसएसए के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आपके पास एफएसएसए का नंबर होना चाहिए। तो समझिए 25 साल पहले जो एक लड़के ने मुझे स्ट्रेटेजी सिखाई थी, आज वो एक्चुअल में एक प्रॉपर रूल का पार्ट बन चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई कहता है कि ना किसी लीगल या कंप्लायंस की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं डायरेक्ट सेलर को बीच में से हटा दो, वो कंपनी के लिए। तो मैं कहता हूँ यही आप गलती कर रहे हो, क्योंकि पहला स्टेप किसी को बिजनेस में लाना, अगर वो ठीक तरीके से नहीं लाएंगे तो वो जो हमारा पहाड़ बनेगा, जो हमारी टीम बनेगी, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो सारा का सारा गलत बनेगा। और फिर हम सब कहेंगे कि इंडस्ट्री में लोग बाहर नेगेटिव हैं, वो इंडस्ट्री को समझते नहीं है, इसकी परसेप्शन बाहर नेगेटिव है। शुरुआत तो हमने नहीं की है। अगर आप देखें पूरे इनवाइट सिस्टम में जो राम था उसको हार्डली 5 से 7 मिनट लगते थे किसी से बात करने में। और मुझे वो सिस्टम इसलिए समझ में आने लगा कि किसी के साथ मुझे 2 साल या 3 साल या 2 महीने या 1 महीने लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करके उसने क्लियर कर दिया। अब आप जब किसी को इनवाइट करते हैं तो अब आपको उसको बताना भी पड़ेगा कुछ। यहाँ शुरू होता है कंप्लायंस का, लीगल का दूसरा रूल, जिसको कहते हैं अपने इन्फॉर्म किसी। इन्फॉर्म करने में जो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, वो ये आई ये सोच के कि क्या हर एक को सेल्स पर्सन बनना पड़ेगा। डज डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली मीन्स कि सबको सेल्स पर्सन बनना ही पड़ेगा? अब किसी ने अगर सेल्स नहीं की, या कोई बाहर किसी से मिला ही नहीं, या किसी को बात करने का इतना शौक नहीं है, तो क्या वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएगा? इस बारे में काफी मैं सोचता रहता था, और एक दिन एक चीज समझ में आई जब हमने रिसर्च करी, जो ग्लोबल एक रिसर्च है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो मैंने काफी ये कुछ रेफरेंसेस आपको दिए हुए इस रिसर्च के, कि जिसके अंदर ये कहा गया था कि साइंटिफिकली ना आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहां से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ देनी है। हाँ, आप जितने अच्छे तरीके से देते जाएंगे वो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाता है, आपका आई कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट है, आपका प्रेजेंटेशन का स्किल है। आप ज्यादा अच्छा बोलेंगे तो आप स्टेज पे बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप टीवी पे बोल सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी है ना, उसके लिए एक्चुअल में आपको सेल्स पर्सन होने की जरूरत नहीं है।
यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है और वो देनी है। और ये देखा गया है कि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है जनरली लोग उसकी बात ज्यादा सुन लेते हैं, जो ज्यादा ठीक इंफॉर्मेशन देता है उसकी बात और ज्यादा लोग सुनते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि यार मैं इस बिजनेस में कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं सेल्स नहीं था, या मैं किसी को पुश ही सेल नहीं था, या मैं किसी का फॉलोअप नहीं कर सकता था, या किसी के पीछे परसिस्टेंट नहीं हो सकता था, और जल्दी परसिस्टेंट होते थे और बिजनेस लीगल नहीं होता था, या बिजनेस में मल्टी लेवल मार्केटिंग आ रही होती थी, तो कस्टमर क्या कहता था, यार एक तो स्कीम खुद कर रहा है, मेरे को स्कीम में डालना चाहता है। यानी कि एक साइड का नेगेटिविटी अब दूसरे लेवल पे नेगेटिविटी होना शुरू हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी है तो हमें एक एक स्टेप पे जाके चीजों को ठीक करना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बिजनेस को ठीक करने की, ये हर एक उस डायरेक्ट सेलर कंपनी ओनर की है। हम सबकी इस जिम्मेदारी है कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और एक प्रूवन सिस्टम था, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लो और दे दो। अब इंफॉर्मेशन देनी भी कितनी है वो भी बहुत सिंपल थी। थैंक यू। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सर। आप मतलब आप में से जो भी बेसिक लैंग्वेज समझेंगे तो 5 P याद कर लीजिए। पहला P क्या है कि प्लान है, दूसरा P क्या है प्रोडक्ट है, तीसरा पॉलिसीज है कि मतलब सरकार की क्या पॉलिसीज है, चौथा पर्सनल की मैंने क्यों ज्वाइन किया, मतलब मैंने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, पांचवा कंपनी का प्रोफाइल। मतलब अगर आप बिल्कुल एक देसी तरीके से समझें तो बस आपको ये 5 चीजों के बारे में ही बात करनी थी। और सिंपल साइंस इस चीज का है कि अगर आप 5 चीजों के बारे में 3 बातें करते हैं, यानी टोटल 15 बातें अगर आपको याद है ना, तो ये बिजनेस में आपके सक्सेस होने के 80% चांसेस हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ 15 चीजें याद रखनी है और उसको फॉलो करना है। अब देखिए, जो कंपनी का प्लान है, जो उसका कॉम्पनसेशन है, कई लोग उसे रिन्यूमरेशन सिस्टम कहते हैं, बस बिजनेस प्लान एक अगर सिंपल भाषा में बात की जाए, स्टार्ट करने के लिए आप कहां से शुरू करते हैं, उसके 2 या 3 इनकम की कैलकुलेशन चाहिए होती है। हमें ये चाहिए कि उसका टाइम क्या है पे आउट का और इसका रिवॉर्ड क्या है। जनरली देखा गया कि 90% जो सेल्स है वो इसी लेवल पे इस इंफॉर्मेशन से क्लोज हो जाती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्या नहीं बोलना। पहली चीज आपने नहीं बोलनी है जो इनकम क्लेम होता है कि मैंने यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अज्यूमिंग कि डायमंड है जी, हमारे यहाँ डायमंड सारे 1 करोड़ कमाते हैं, या यहाँ पे सारे सिल्वर जो है वो 1 लाख रुपए कमाते हैं। ये जो हम रैंक को बांध देते हैं या पोजीशंस को बांध देते हैं या कहते हैं हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे कमाते हैं, असल में वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट होता है, वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं होता। तो हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें जो लुभावनी लगे, लालच वाली लगे, इंड्यूसमेंट लगे। तो सरकार ने इसमें भी बड़ा क्लियर किया हुआ है कि आपको मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना इनकम्स का, किसी भी तरीके का ये नहीं दिखाना कि हाँ यहाँ पे आप पैसा, इतना पैसा हर कोई कमा रहा है। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है कि आप लोगों को ज्वाइन करा के अपने पैसे को कमा सकते हैं, कि मैंने अगर 7,500 रुपए लगाए हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप 5 लोगों से 7.5 लगाएं तो आप पैसे वापस ला सकते हैं। वो क्लियर कट मनी सर्कुलेशन हो जाता है। आपका बिजनेस कमीशन पे चलता है, आपने प्रोडक्ट सेल करना है, उस पर कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर जनरली होता क्या है कि आम भाषा में जब बात करते 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 होता क्या है कि ऊपर से नीचे तक आते आते ये मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी चीजें करते हैं तो फिर दोबारा से इंडस्ट्री नेगेटिव होती है, उसकी परसेप्शन खराब होती है। तीसरा, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने एक सर्वे किया था, एक्चुअल में हमारी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक सर्वे रिपोर्ट आती है जिसमें हमने लिखा कि बोलते हैं तो तीसरी लाइन जो थी, इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, असल में सबसे पहले आ रही थी इंफॉर्मेशन। तो आप देखें ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसमें बहुत 90% ऑफ द बिजनेस इसी तरीके से हो जाता है। दूसरी चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो जो भी लॉ के हिसाब से चीजें होती हैं। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कुछ भी ऐसी चीज प्रोडक्ट के बारे में बोलें जो सर्टिफाइड बेनिफिट्स हो। जैसे किसी प्रोडक्ट पे लिखा होता है तो वो वीगन फ्री है, या किसी पे नेचुरल लिखा होता है, या किसी पे लिखा होता है एक्नी का इलाज हो जाएगा या पिगमेंटेशन चला जाएगा,
मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इनमें से जो भी सर्टिफाइड बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रमोट करने चाहिए। दूसरा, आप एमआरपी बिलिंग करें, आप डीपी बिलिंग करें, उसका बिल होना चाहिए और बिल के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो मेंशन्ड है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं। तो अगर मैं पहली बार भी बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो मुझे ये क्या करना है कि बिल की कॉपी चाहिए, ये पता हो कि इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, दिन में 2 बार लेना है, 1 बार लेना है, या रात को लेना है, या सुबह लेना है, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और चौथा, इसका रिटर्न या रिफंड कैसे कर सकते हैं। पांचवा, अगर FSSAI है तो मेरे पास FSSAI का मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा अगर मैं FSSAI के प्रोडक्ट में बेच रहा हूँ। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी एक प्रोडक्ट के साथ इंफॉर्मेशन को, बिजनेस को शुरू करने के लिए। यहां से इंफॉर्मेशन लो कंपनी से प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, और ये डिलीवर करना है। तीसरी चीज है कंपनी का प्रोफाइल। आपको कंपनी के प्रोफाइल में देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो ये सब चीजें पहचानना मुश्किल होता है, और जनरली मैं समझ सकता हूं कि हर एक के पास वो एक्सेस नहीं होगा देखने का। जो हमारी बिजनेस में एक चैलेंज है कि नया कस्टमर या नया डायरेक्ट सेलर इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाता, तभी वो एक छोटी सी कंपनी कहीं गांव देहात में खुलती है, उसको और बड़ी कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाता वो। हाँ, इसके लिए हम सबको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, इन्फॉर्म करने के लिए ठीक या गलत चीजें उनको दिखानी पड़ेगी। बट अगर आप देख सकते हैं और अगर आपके परिवार में कोई है तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्या इन्फॉर्मेशन डली हुई है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी आपके साथ कितनी ट्रांसपेरेंट है। अब समझिए कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट नहीं डाल रही, या वो TDS GST रिटर्न नहीं डाल रही, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बहुत काम करना बाकी है। बहुत लोगों के साथ शायद ट्रेनिंग, जैसे आज हम मिले हैं, जैसे मैम हैं, सर हैं, इन्होंने किया, और शायद आप लोग भी इस चीज को आगे लेके जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चलेगा, तभी वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। पर्सनल मतलब मेरी खुद की कहानी कि मैंने ये बिजनेस शुरू क्यों किया। हो सकता है मुझे प्रोडक्ट समझ में आया, हो सकता है मेरे को यूज करने के बाद बेनिफिट मिले, हो सकता है कि मुझे शायद इनकम की जरूरत थी जो मैंने पार्ट टाइम इनकम शुरू कर दिया। कि आप कोई भी सोशल मीडिया के पोस्ट पे जाके अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा ना लिख दें जो प्रूफ ना किया जा सकता हो। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि अब इसको सरकार बहुत सीरियसली देखती है। कोविड के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि सीरियसनेस का, कि आपको देख के चलना है कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल देते हैं। कुछ जगह ऐसे पोस्ट आते हैं कि जोड़ों के दर्द था किसी को, उसने भागना शुरू कर दिया, या किसी के किड्स नहीं हो रहे, उनके होना शुरू हो गए, या कैंसर है, या ऐसी कई बीमारियों के क्लेम्स आते हैं। जो चीज प्रूफ ना की जा सकती हो उसको आपको अवॉइड करना होगा। दूसरा इनकम का है कि किस तरीके की आप इनकम डालना चाहते हैं। ये बातें आप समझिए कि ये सारी की सारी आपके एक्चुअली में लीगल में आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलर का जो एक्शन है और कंपनी का जो एक्शन है, दोनों पे इक्वल क्लेम है। अगर आप कुछ ऐसी गलत डालते हैं तो कंपनी में भी प्रॉब्लम आता है उस चीज का। तीसरा, इनकम जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा लोग डालते हैं कि हमारी 10,000 की टीम, 50,000 की टीम है, 5 लाख की टीम है, इस तरीके के जो क्लेम डाल देते हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, और इस बिजनेस को जिस तरीके से करना चाहिए 100% लीगल एथिकल तरीके से, उस पर फोकस करना चाहिए। लास्टली, सरकार की पॉलिसीज। अब सरकार ने ये बिजनेस को लीगल कर दिया है 2019 के बाद। 2021 से डायरेक्ट सेलिंग लॉज आ गए और काफी सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने कर दिया है। तो अब खुल के आप काम कर सकते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है, तो आप एक उसको ना PDF दे दीजिए। PDF में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं कि ये दिखाने के लिए कि हाँ जी ये बिजनेस लीगल कैसे है। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई आपके घर आता है और कहता है कि यार मेरे बच्चे को आप अपने साथ काम पे लगा लो, या क्या मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है उसके साथ पार्ट टाइम में आपके साथ काम कर सकता है, तो क्या ये इंडस्ट्री लीगल है, तो आपके पास वो आंसर से आ रहा है फोन के ऊपर ही। आपको किसी और को कुछ देने की, दिखाने की, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा मानना ये है कि ये बिजनेस, जब कोई फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आता है और वो सारे आंसर्स लेके बैठता है, तो इस बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो पूरे सेंटर का जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो पूरे सेंटर, पूरे इंडिया कंट्री पे वैलिड है।
पर ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने आगे जाके अपनी मॉनिटरिंग कमेटी और या अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो धीरे धीरे जो है वो पूरी स्टेट या पूरी इंडिया जो है इस टाइम पे इस पे रूल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई तरह के फंक्शंस हैं जो आज की डेट में हो रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस जो हो रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी जो इंडस्ट्री है वो एक ऐसे माहौल की तरफ जा रही है जिसमें इस बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, इस बिजनेस में बेनिफिट है और इसमें फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है आज की डेट में। इन स्टेट्स ने मॉनिटरिंग कमेटी भी लॉन्च कर दी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि आज एक बिजनेस को कितना बूस्ट मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए। नाउ जो तीसरा फंक्शन है इम्प्रूव, कि आप इस चीज को इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये जो एक्शन है ये आपकी जो ई ग्रोथ अकेडमी है ये वो उस पार्ट को वो रन करेंगे। अब ये पार्ट में क्या है कि जो चीज हमने इन्फॉर्म में आज इन्हें ट्रेन किया है, ये इन्फॉर्म का जो चैप्टर है ये हमने आज आपकी ई ग्रोथ अकेडमी के साथ शेयर किया है। वो इसके बारे में एक आपके साथ वर्कबुक बना के इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक का इम्प्रूवमेंट का जो चैप्टर होता है ना वो अलग होता है। हर एक का जो चॉइस होती है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है। आप कोई खेती से है, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ा लिखा है, तो हर एक के हिसाब से आप बनाते हैं इम्प्रूवमेंट का। क्योंकि जब आप कोई बात कर रहे हैं या कोई लिख रहे हैं, उसमें जो गलती आती है उसके हिसाब से आपको एक वर्कबुक बनानी पड़ती है। तो आपकी जो ई ग्रोथ अकेडमी है वो इस चार्ट को, आपके इम्प्रूवमेंट के फंक्शन को रोल आउट करेगी कि हम इस बिजनेस को बेटर लीगल और एथिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों को नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है उसके लिए बताना चाह रहा था कि 28 अप्रैल को बैंगलोर में ट्रेनिंग है, चंडीगढ़ में 24 को है। तो आप में से अगर कोई लोग वहाँ पे हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आप वहाँ पे आके हमारे साथ ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन था आइडेंटिटी का, मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन का आंसर शेयर किया। एक 5वां क्वेश्चन रह गया था कि मुझे लोग कैसे जाने कि मैं क्या करता हूँ। ये मेरे को प्रॉब्लम क्यों आती थी कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे, मतलब मैं जब किसी से मिलता था तो वो मुझसे पूछता था कि राहुल, किसी को तो कहता है कि तू एंटरप्रेन्योर है, किसी को कहता है कि तू हेल्थ प्रोफेशनल है, किसी को कहता है कि तू इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तब हमें लगा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे कोई एक प्रोफाइल आ सके और एक प्रोफाइल बन सके। तो अब एक्चुअली में इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म आया गया जिसके अंदर आप अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं और किसी को आंसर दे सकते हैं कि एक्चुअली में आप क्या हैं। इसमें आपका पास्ट और प्रेजेंट पूरी हिस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग की है वो आ रही है। तो ये भी एक प्लस चीज है प्लेटफॉर्म का क्रिएट हो गया कि जिससे अब एक डायरेक्ट सेलर को वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता था या उसे क्वेश्चन नहीं आता था, अब वो सॉल्व हो गया। सरकार ने जो अपना काम करना था कर दिया, कंपनीज ने अपना काम करना था कर दिया, अब आपका जो काम है वो बस वो रह गया है। विद दिस आई थिंक आई एंड अप माय प्रेजेंटेशन, बिकॉज अब मेरे को क्वेश्चन आंसर्स का सेशंस है मैम के साथ लेना है और मैम ने सारे क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लिए हैं। सो आई विल जस्ट शट डाउन क्लोज। दोस्तों, देखा आपने राहुल जी की बातों से एक बात तो समझ आई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ अब एक इंडस्ट्री नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी है। हम सबको एथिक्स और ट्रेनिंग के साथ इस मार्केट को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज जो हमने सीखा राहुल जी से कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम डायरेक्ट सेलर है। ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट सेलर बोलेंगे। और एथिक्स और स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के साथ हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी इस इंडस्ट्री को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अब लीगलाइज्ड है और बहुत ही रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री है। दोस्तों, तो चलिए ई बाइटोरियम को अब हम मिलकर एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाते हैं जहां हम एक रिस्पॉन्सिबल और जहां पर रिवॉर्डिंग कैरियर हमारे सामने और हम बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। तो अब मैं ये चाहूंगी कि क्या हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स रेडी है? प्रतीक जी, आर यू देयर ऑन द लाइन? Yes, ma'am, I am there. First of all, I would like to say thanks to Mr. Rahul Sudan sir for the wonderful session. और आज काफी चीजें उन्होंने क्लियर करी। सर, ये फैक्ट बात है कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई भी हो, मैं किसी हर एक एवरेज हर एक की बात कर रहा हूं, हर कंपनी में ये चीज बहुत होती है, जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स हैं, या मैं कहूंगा जो डायरेक्ट सेलर्स है। क्योंकि एज यू टॉट अस दैट देयर आर 3 वैरायटी ना, 2 कंज्यूमर और अ डायरेक्ट सेलर। ओके, सो अगर दोनों ही हैं, जब वो उसको प्रमोट करते हैं तो ये दे यूज टू क्लेम, वो क्लेम करते हैं कि इससे ये बेनिफिट्स हो या वो हो। और दूसरा पॉइंट जो आपने बताया कि हमें क्या चीजें यूज नहीं करनी, राहुल सर आज काफी चीजें डिस्कशन करी इस इंडस्ट्री को
लाइजनिंग को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर। पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अपने सारे पार्टिसिपेट्स को लेकर, क्योंकि जितना लीगली आप इस इंडस्ट्री को जानते हो, उतना आई बिलीव अभी मतलब पूरे पार्टिसिपेट्स में कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है इसको लेकर। पर आज अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आता है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले अगले 5 साल में, कि कोई भी अगर इसमें आए तो किस तरीके से अपना करियर देखता है? प्रतीक, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से समझते हैं कि दो लेवल पे समझते हैं। एक है इंडस्ट्री लेवल पे, एक है कंट्री लेवल पे। ट्रू। ओके, नाउ कंट्री लेवल पे इंडिया में जो पॉपुलेशन है करीबन 150 करोड़ की है। एंड इसमें एक जो पॉपुलेशन है जिसको कहते हैं काम करने वाली पॉपुलेशन, यानी कि हम जो कहते हैं कि जो आपके 20 साल से लेके जो 45 साल की जो उम्र वाले लोग होते हैं जिनको काम करना होता है, तो ये वाली जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में इस टाइम पे सबसे ज्यादा हो गई है। तो कंबाइंड अगर आप कहें यूरोप से या जापान से ज्यादा या यूएस से ज्यादा या काम करने वालों की पॉपुलेशन है। अब ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। प्लस कैसे? क्योंकि काम करने की पॉपुलेशन है, इसलिए आपको काम मिलेगा हर एक को। चैलेंज क्या आता है कि अब सरकार को उतनी नौकरियां या उतने बिजनेस क्रिएट करने पड़ेंगे और उसी स्पीड से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेल्फ, आप ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे अपना बिजनेस, अपना सेटअप, अपना एंटरप्रेन्योर जो उनकी स्पिरिट है उसको ग्रो कर सकें। कैलकुलेशन है कि इसके अंदर चलते हुए मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। यानी आज अगर हम करीबन 24-25 हजार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हैं, तो 5 साल में मुझे लगता है कि हम करीबन 50-60 हजार करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री हो जाएंगे। दूसरा मुझे जो लगता है बेनिफिट इस इंडस्ट्री में ये डबल क्यों होने जा रहा है कि एक, अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत फास्ट है। तो अब टेक्नोलॉजी का बिजनेस जो ग्रो कर रहा है उसका जो अडॉप्शन हमारी इंडस्ट्री में है, उसके चलते मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत प्लस फैक्टर होगा यंगस्टर्स का हमारी इंडस्ट्री की तरफ आना। सो अब आज की डेट में जो यंगस्टर है ना, वो जगह जाना चाहता है जहां पे उसको लगे कि एक वो कुछ पैसा कर करियर बना सके, प्लस वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज हो सके। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन फास्ट होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी इंडस्ट्री में बिजनेस ग्रो करेगा। सो अगर आप समझे कि 5 साल में बिजनेस डबल होने जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है इंडस्ट्री के लिए और बिजनेस के लिए। एंड वी ऑल आर होपफुल कि शायद ये इस आंकड़े को भी क्रॉस कर जाए। ग्रेट सर, क्वेश्चन मेरी तरफ से है, क्या आपको लगता है कि एआई और ऑटोमेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट सेलर्स के रोल पर पड़ेगा? ओके, एआई एक सच है। एआई इज हियर टू स्टे। एआई विल बी एंड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द एवरीथिंग जो अब करेंगे। एआई हमेशा रहेगा साथ में। एआई उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने असल में कुछ सीखा है। तो एआई एक्चुअली में रिप्लेस कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपकी जॉब को एनहांस कर देगा। यानी अगर आप पहले समझिए कि जो जॉब के लिए अप्लाई जाते थे, आप कहते थे मैं इंग्लिश भी जानता हूं, मैं कंप्यूटर कोर्स भी कर चुका हूं। अब आप कहते हैं आप एआई करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा बात है, कोई बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देता है। अब आपको अपना पोस्ट बनाना है, आपको डिजाइन करना है, आपको किसी को व्हाट्सएप मैसेज, हमारे अंदर क्या होती कि यार मुझे इंग्लिश तो आती है, पता नहीं मेरी ग्रामर ठीक है कि नहीं है। बनया नहीं बनया, मैं भेजना है मेरे को चेन्नई वाले को इंग्लिश में, वो इंग्लिश में बात करता है। तो अब अगर आप बेसिक चीज देखें तो आपके पहले ग्रामर ठीक होना शुरू हो गई है। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले एआई से ये जरूर सीखें कि आपकी इंग्लिश और हिंदी को वो ठीक कर देगा। दूसरा, वो आपको एक इमेज बना के दे देगा। आपको मैं बट ये उससे भी ज्यादा डीप हो चुका है अब आज की डेट में। तो अगर आप अपने डायरेक्ट सेलर्स को ये सिखाते हैं कि वो से अपना कंटेंट एक लोकल लैंग्वेज में बना सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा। तीसरा स्टेप,
का जो आप बात की, हाँ, हमारे डायरेक्ट सेलर में अब डायरेक्ट सेलर्स हैं इस मूव पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल भी आते हैं काम करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अब आपकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, आपकी जो एकेडमी काम करती है, उसमें ये 2 चीजें तो आप इंक्लूड कर लें तो बेटर। दैट्स वंडरफुल सर, दैट मीन्स एआई से डरने की बात नहीं है। एआई से हम अपने आप को और इनहेंस कर सकते हैं, जो हमारी क्वालिटीज है, जिससे हमें थोड़ा सा डर लगता था कि शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है या मेरा जो मैंने कंटेंट लिखा है वो ठीक नहीं है, तो एआई की मदद से हम 10 लोगों का काम एक साथ कर सकते हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, बिल्कुल सर। आज जब मार्केट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर काम करने जाता है, तो वो लीगल एस्पेक्ट से अगर किसी को एक सेटिस्फैक्शन देना चाहे कि हम कितने लीगली हैं, या हमारा आज क्या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, या आज हम कहाँ स्टैंड करते लीगली, क्योंकि मार्केट आर वेरी मच अवेयर अबाउट एवरीथिंग, है ना। नाउ पीपल आर मच एजुकेटेड, they have the mobile phone, internet, they can go and search on Google, everything is available. So how can we just I can say कि कैसे प्रेजेंट करें legal aspect where we stand as a direct seller or as a direct selling company or entity? प्रतीक, देखो आपका जो क्वेश्चन है ना कि हम कितने लीगल हैं, असल में ये क्वेश्चन एक्चुअली में या तो आप लीगल होते हैं या नहीं होते हैं। तो कितने लीगल वाला बात नहीं है। देखो लीगल है क्या, समझते हैं। लीगल है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो ये कहता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड क्या काम करना है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है जो बिल्कुल आपको डिटेल में बताता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कहाँ कहाँ कंप्लाई करना है। और उसके बाद स्टेट्स की मॉनिटरिंग कमेटी है। तो पहला तो आपको ये देखना है कि आप तीनों चीजें पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हर प्रोडक्ट का अपनी कंप्लायंस है। अगर आप फूड में हैं, आप आयुष में हैं, या कॉस्मेटिक लाइसेंस में काम करते हैं, या सप्लीमेंट्स में काम कर रहे हैं, या किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें 100% कंप्लाई होना है। तीसरा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो ट्रेड फॉलो करते हैं उसमें आप कितने फेयर हैं, जस्ट हैं, क्लेम्स के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, एडवर्टाइजिंग के मामले में। तो मेरा मानना यह है कि देखो लीगल कंप्लायंस एक अलग चीज है, लेकिन एक आपको जो फोकस करना चाहिए बिकमिंग एन एथिकल कंपनी का। अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि सरकार कहती है कि रेड लाइट होने पे आपको रुकना चाहिए, आपको अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए रेड लाइट पे। अब रात को 12 बजे जब उस चौक पे कोई नहीं है और फिर रेड लाइट होती है, उस टाइम पे हमें से कोई नहीं रुकता, पर उसमें टाइम पे वो रुक जाएगा जिसको लगेगा कि रात सरकार ने बोला रुकना चाहिए। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ कि वो एथिकल भी बंदा हम सबसे ऊपर हो गया। तो जो आपके प्रोसेसेस हैं ना, वो इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए जो एक एथिक्स के आपके पास जाए। सो प्रोसेस, एथिक्स का प्रोसेस ऑनगोइंग है। आप 2 चीजें करेंगे, फिर फीडबैक आएगा मार्केट से, फिर आप 4 करेंगे, 4 का फीडबैक आएगा, 6 करेंगे। जैसे अगर हम अपनी मार्केट की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आने के बाद जो केरल का गाइडलाइंस आया है 2025 का, वो सबसे ऊपर लेवल पे आया है। तो आज अगर आप केरल को कंप्लाई करते हैं तो इट मींस कि यू आर एट दी टॉप इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। इसका ना कुछ था कि 10%, 20% या 80% या 90%। सर Yes, मेरा ma'am. अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके एक्सपीरियंस से एक डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए सर? डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए पहली तो सबसे स्ट्रांग है कि उसकी इच्छा जी। कि उसमें नहीं होने रिस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए। ये कहा जाता है कि पैशन, पर्पस और प्रॉफिट। पहला उसको ये देखना है कि आप प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं या पैशन के लिए आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी उसको डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन कामयाब होने के लिए इसमें चीज होता है। तो पहली चीज तो ये है कि आपको ये फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको इसमें लगे रहना है। दूसरा चीज इसे कहते हैं कि अपने आप को अपडेट करना। नॉलेज बहुत फास्ट चल रही है, टाइम चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपको क्विकली अपडेट। तीसरी चीज, आप अपडेट हो गए, आपने नॉलेज ले लिया, अब आप नीचे कैसे हो गए। ये 3 चीजें ही
मुझे लगता है कि बस रिक्वायर्ड है किसी भी डायरेक्ट सेलर को सक्सेसफुल होने के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर सर। क्योंकि कई बार लगता है कहते हैं कि मैं लोग अप्रोच करता हूँ लेकिन लोग मेरे साथ जुड़ते नहीं हैं। तो ये 3 क्वालिटीज जो आज सर ने बताई हैं ये शायद हमें बहुत हेल्प करेगी आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यस प्रतीक। बिल्कुल सर, मैं एक क्वेश्चन करूंगा। हमने शुरुआत करी सेशन की लीगैलिटी को लेकर। आपने बीच में एक फॉर्म को शेयर किया, कंप्लायंसेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना? फिर उसमें आपने बताया कि अभी रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले, और आई बिलीव दैट यू सेड इन आवर सेशन दैट अगर केरला गवर्नमेंट कोई और रूल निकालता है तो बाकी स्टेट्स इतना रिसर्च नहीं जाती, एंड दे गिव वैल्यू टू दैट स्टेट कि केरला निकाला, सो लेट्स एक्सेप्ट। सो ये पूरी गाइडलाइंस जिसमें आई प्री 38 पेजेस थे दैट आई रीड। अब वो तो हम हर एक को भी नहीं डिस्क्राइब कर सकते, बट उसमें से मैं ऐसा जानना चाहूंगा कुछ ऐसा की पॉइंट जो बहुत फेवर में आया हो डायरेक्ट सेलर्स के लिए आज की मार्केट को देख के, या बहुत लंबे टाइम से उस पर वर्कआउट चल रहा है और अब वो एक ऐसा पॉइंट निकल आया जो बहुत हेल्प आउट करेगा सारे डायरेक्ट सेलर्स को इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। तो वो कुछ की पॉइंट्स मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने पूरी पार्टिसिपेट्स के लिए। प्रतीक, आई थिंक द फर्स्ट जो सबसे पहला मुझे जो चीज अच्छी लगी वो ये है कि जो कंपनीज में फाइलिंग कर रही है, सो देयर इज अ फीस सिस्टम नाउ। सो क्या है कि देखो गवर्नमेंट के अंदर एक फीस सिस्टम डाला है कि वो जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे जहाँ पे आपने फीस देनी है वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेंगे। तो वहां से तो मुझे ऑथेंटिकेशन शुरू होता है, पहला स्टेप जो लगा। दूसरा स्टेप है कि आपको आपके सारे प्रोडक्ट के लाइसेंसेस और उसकी सर्टिफिकेशंस देनी है। तीसरा, वहां के जो लोकल एड्रेसेस हैं, कस्टमर ग्रीवियंस के पॉलिसीज है, वो इन्फॉर्मेशन आपने गवर्नमेंट को देनी है। चौथा जो मेरे को मेजर अचीवमेंट लगा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द की और नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन शब्द की क्लैरिटी से लगा। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द एक ऐसा है जिसकी कोई डेफिनेशन गवर्नमेंट में नहीं है, और ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, ये एक टेक्निक है किसी भी बिजनेस को करने की। तो आगे यानी कि आज हम क्लियर हैं कि हम मल्टी लेवल टेक्निक है वो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके प्रोडक्ट को यूसेज के नॉर्म्स है, जो ट्रेडमार्क ओनर होल्डर लाइसेंसेस होने चाहिए उसके ऊपर काफी क्लैरिटी है। साथ में क्लैरिटी आ गई कि पेड अप कैपिटल का अमाउंट होना। जनरली क्या होता है कि किसी ने अगर जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हैं या छोटे लोग जो कंपनियां बंद कर देते हैं, जनरली वो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करते हैं। अब इसमें सरकार ने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया कि आपको 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल से काम शुरू करना है। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। अब उसके अंदर इंटरेक्शन भी है। अब सरकार ने लॉ ही नहीं निकाला, साथ में ही मौका भी दिया कि अगर आप वो इंडस्ट्री से इंटरेक्ट भी करेगी, क्वेश्चन ही पूछेंगी, विच इज अ गुड क्वेश्चन नाउ। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एनवायरनमेंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो एनवायरनमेंट एक्चुअली इंडस्ट्री को केरल गवर्नमेंट ने दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस पॉलिसीज को, उस डिसिप्लिन को किस तरीके से लेते हैं, उस सिस्टम को कैसे लेते हैं और कैसे उस चीज को बड़ा करते हैं। ग्रेट। सर मेरा अगला यस प्लीज। सर मेरा अगला ये है कि आज का यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये वाला डायरेक्ट सेलिंग कितना फायदेमंद और कितना उनके लिए ये अपग्रेडेड हो सकता है। देखिए, पहले विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। विमेन बाय नेचर जो हैं वो बहुत रिजिलियंट करेक्टर कहा जाता है कि वो, और बहुत अडेप्टेबल करेक्टर्स कहा जाते हैं। अब ये माना जाता था कि बहुत सारे विमेन जो हैं वो घर से काम करती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो भी फैमिली की कंडीशन रहती हैं, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए होता है जो पार्ट टाइम से अर्न कर सकें। सो पार्ट टाइम अर्निंग के ऑप्शन से मैं देखूं तो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि आप 11 से 1 जब बच्चे घर पे नहीं है तब आप ये काम कर सकते हैं, या सैटरडे संडे हस्बैंड घर आ गया तो आपके पास टाइम होता है करने के लिए। अच्छा, इसमें नॉलेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर आपके पास नॉलेज है, किस तरीके की नॉलेज है, उस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट बेच रही हैं तो आपके पास बिजनेस है। अच्छा, प्लस विमेन की अपनी किटी पार्टी ग्रुप सर्कल होते हैं, तो उसमें बड़े कंफर्टेबल हैं इस चीज को बेचने के लिए, सर्कल के लिए। मैं आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ कि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। आज इंडिया का जो टर्नओवर है तकरीबन 4.85 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि 3.85 ट्रिलियन के आसपास है।
अगर इंडिया को अगर आज 5 ट्रिलियन तक पहुंचना है और एक बड़ी इकोनॉमी बनना है, और हमारा सपना 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी है, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो काम करे। अगर 20% विमेन एंटरप्रेन्योरशिप काम करना शुरू कर दे, विमेन काम करना शुरू कर दें, तो इस देश की जो टर्नओवर है वो इसमें 1 ट्रिलियन का इजाफा है। तो बाय ऑल मींस एक्चुअली में तो हमें विमेन डायरेक्ट सेलर्स को इंकरेज करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट हमें ये भी समझना चाहिए उनका कम्युनिकेशन क्या है, उनका सिस्टम क्या है। मैंने नोट किया है कि उनको ब्रोशर जो चाहिए, कैटलॉग चाहिए, थोड़े सिंपल चाहिए। उनका कम्युनिकेशन वो नहीं हो सकता जो मेल डायरेक्ट सेलर का है। ये कस्टमाइजेशन ट्वीकिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। जहां तक बात है यंग जनरेशन की, अब यंग जनरेशन को क्या है कि आज के डेट में मुझे लगता है, जब मैं 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चों से मिलता हूं, तो मुझे लगता है कि सबके सब में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन नजर आता है मुझे। सबको अपना कुछ शुरू करना है, तो एक अच्छी बात तो ये है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर वर्ड अब सबको पता है। हमारे टाइम में सबको ये क्लियर था कि पहले कॉलेज जाओ, पहले एमबीए करो, फिर नौकरी मिलेगी। अब 18 साल का बच्चा भी कहता है कि डैडी मैंने अगर कॉलेज जाना है, साथ में शाम को मैंने कुछ करना है। ये जो शाम को कुछ करना है, वो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस साथ में कर सकते हैं जो उनको हर महीने 10 दिन 15 दिन में इनकम दे सके। उनको वो इंस्टेंट मनी चाहिए, बहुत लंबा करियर नहीं ढूंढ रहे, बट वो ये देखना चाहते हैं कि हाँ साइड मनी कहाँ से आ सके, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। Okay, that's wonderful. That means I think every women in the house, जितने भी आज women यहाँ है, हम women को ज्यादा प्रमोट करें, बिकॉज वो हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी लाने वाले हैं। और यूथ जो कि जेंजी बच्चे जिनको हम कह सकते हैं कि वो एक नहीं मल्टीपल काम करना चाहते हैं, तो उस तरह के बच्चों को हम टारगेट करें, उनको हम समझाएं। बिकॉज आई थिंक वेरी राइट सर सेट की ब्रोशर्स और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बातों से किसी को कन्विंस कर सकते हैं, खाली यही बात नहीं कि आप इतना कमा सकते हो, कि आप इस बिजनेस में आने के बाद आपका क्या स्टेटस हो सकता है। बिकॉज ई ग्रोथ एकेडमी आप देख रहे हैं, ये ई बाइटोरियम में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का ही काम नहीं होता। यहाँ पर हर हफ्ते आपको नई नई चीजों की ट्रेनिंग भी मिलते हैं, बिकॉज जो ट्रेनिंग आप बाहर लेने जाते हैं दैट इज वास्ट, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी ऑफ अस। लेकिन ई ग्रोथ ने ये कदम उठाया कि हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर यूजिंग डायरेक्ट सेलर्स को ये ट्रेनिंग दे करके अपग्रेड करते हैं, ताकि वो मार्केट में एक एंटरप्रेन्योर, बल्कि एक एक सोफिस्टिकेटेड एक बिजनेसमैन बन करके लोगों के सामने अपने आप को पेश करें। और ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस, आपकी ऑरा देखकर लोग आपकी तरफ convert हो जाएंगे कि yes I want to join your business. So body language is, I think sir, the very important thing which makes a person get successful. So Pratik, over to you. Yes. See, हमारे साथ यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट्स हैं, मैं उनको भी चाहूंगा, अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में डालें, उसको हम फिल्टर करके सर के आगे प्रेजेंट करेंगे, कि आप सबकी भी अगर माइंड में कोई क्वेश्चंस हो तो वो सर से क्लियर हो पाए। तो चैट बॉक्स ओपन है सबके लिए। तो सर जब तक चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन करता है, हम जब भी जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं जब वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो एक बात बोलते थे कि 2025 में इस इंडस्ट्री ग्रोथ इतने टर्नओवर इतने करोड़ तक जाने वाली है ना। 25 भी आ गया। सो अब एक डायरेक्ट, क्योंकि तब एक डायरेक्ट सर एक विजन दिखाता था कि हम कितने बड़े होने वाले हैं, तो उसमें आपका क्या हिस्सेदारी है, वो इस तरीके से मोटिवेशन क्रिएट करते थे। तो आज एक डायरेक्ट सेलर क्या बोल सकता है कि आने वाले अगले 5 साल 3 साल 2 साल जो आपके पास। अब यहाँ पे मेरा मानना ये है कि ये जो बिजनेस हम आज तक कर चुके थे ना, ये वो बिजनेस था जो एक्चुअल में अपने आप हो गया है। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी चैलेंजेस के बाद, सबके इंडस्ट्री, तो मेरा मानना ये है कि ये जो साल चढ़ा है 2025, केरल ने जो अपने गाइडलाइंस लॉन्च की है, अब जो बाकी जैसे स्टेट्स का आना शुरू हो गई हैं और बाकी सब एसोसिएशंस भी